स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हर 5 साल बाद आप देखते होंगे कि देश में 2 यूनियन बजट पेश किया जाता है। इस साल भी चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, और आपको याद हो तो 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था वो फुल बजट नहीं था, वो इंटरिम बजट था। लेकिन अब नई सरकार बन गई है और यहाँ पर यूनियन बजट पेश किया जाएगा पूरे साल भर के लिए। तो इस वीडियो के अंदर इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार बजट में सरकार कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में एक बड़ा चेंज कर सकती है। तो उसको लेकर क्या कहा जा रहा है, इनकम टैक्स के अंदर और क्या बदलाव हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है वो आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसमें 2 आपको फायदे हैं। एक तो 22 जुलाई तक, मतलब कल तक अगर आप इस बैच को अवेल करते हो तो सबसे कम दाम पर आप इसको ले पाएंगे एट जस्ट ₹27,000। उसके बाद जो इसका प्राइस है वापस से 30,000 हो जाएगा। दूसरा यहां पर यह है कि ये पूरा का पूरा 27,000 आप वापस भी ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं बाय जस्ट क्रैकिंग दी 2025 प्रीलिम्स एग्जाम। अगर अगले साल होने वाला जो प्रीलिम्स है उसको आप क्रैक कर लेते हैं तो पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और इस पूरे बैच के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए यहां पर 23 जुलाई को देश में यूनियन बजट पेश किया जाएगा, और हर साल की तरह आप सबको पता है कि मैं जो पूरा बजट का एनालिसिस है वो लेकर आता हूं। निर्मला सीतारमण जी का जो बजट है लगभग 11 बजे उनका स्पीच स्टार्ट होता है और करीब 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, और उसके अगले 2-3 घंटे बाद मैं प्रिपेयर करूंगा। तो 23 जुलाई को तो मेरा जो बजट का पूरा एनालिसिस है वो तो आएगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जानने वाली यह है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था उनके द्वारा वो इंटरिम बजट था, और क्योंकि उनको दोबारा यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है चुनाव के बाद, इसलिए वही ये बजट पेश करने वाली हैं। अब क्या होता है कि यहां पर जो इंटरिम बजट होता है वो एक शॉर्ट बजट होता है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चुनाव हुआ, जैसे मान लो लोकसभा का चुनाव होना था अप्रैल और मई में, और जून में उसका रिजल्ट आ गया, तो क्या है कि चुनाव के जस्ट पहले ये सही नहीं होगा कि जो पुरानी वाली सरकार है वो पूरे साल भर का बजट पेश कर दे। वो हक मिलना चाहिए नई सरकार को, इसीलिए हम कहते हैं उसको इंटरिम बजट। और इंटरिम बजट में बेसिकली क्या होता है कि यहां पर सरकार सब कुछ, मतलब कि कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं करती है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं करती है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी अलग कुछ चीज हो जाए। तो इसीलिए क्या है कि इंटरिम बजट बहुत शॉर्ट होता है और ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। हाँ, यहां पर खर्च क्या होगा पूरे साल भर का, रेवेन्यू क्या होगा, उन सब का आंकड़ा बताया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है यूनियन बजट, जो कि 23 जुलाई को प्रेजेंट किया जाएगा, और इसमें आपको लगभग सब कुछ मिलने वाला है जो रेगुलर तरीके से बजट होता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जो 1 फरवरी को बजट आया था उसके एक दिन पहले यूजुअली क्या होता है कि यहां पर जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया था। लेकिन इस बार 23 जुलाई को जो बजट होगा उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और जाहिर सी बात है जब हम बजट की बात करते हैं तो देखिए यहां पर 2-3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो यह होता है कि बजट के अंदर आंकड़े पेश किए जाते हैं, पिछले साल के, इस साल के और अगले साल के। कहने का मतलब यह है कि पिछले साल सरकार का यहां पर किस तरह का रेवेन्यू रहा, कितना एक्सपेंडिचर रहा, फिर इस साल सरकार यहां पर कितना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर करने वाली है, उन सब का आकलन जो है वो सरकार बजट के अंदर लगाती है। इसके अलावा सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, अलग अलग जो स्कीम्स हैं, वो भी कई बार सरकार अनाउंस कर देती है। और जहां तक रेलवे बजट का सवाल है, आप सबको पता है कि वो भी यूनियन बजट के अंदर मर्ज कर दिया गया है, तो उसका कोई अलग से ऐसा बजट नहीं आने वाला। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि बजट के अंदर सबसे ज्यादा किन चीजों की इस बार बात हो रही है। देखो स्पेशली क्या है ना कि यहां पर कोशिश यह है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए, जीडीपी को बढ़ाया जाए। आप ध्यान से समझिएगा, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अंदर 3-4 चीजें आती हैं। एक तो हो गया प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहां पर जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो होता है प्राइवेट कंजम्पशन का। मतलब जीडीपी के अंदर लगभग 55% से लेकर 60% वेटेज ये प्राइवेट कंजम्पशन का होता है। मतलब हम और आप जैसे लोग जब बाजार जाते हैं, सामान
सामान खरीदते हैं तो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर मान लो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारी जीडीपी ग्रो हो सकेगी। तो सरकार कहीं ना कहीं अब ये देख रही है कि कैसे जीडीपी को और ज्यादा रफ्तार दिया जाए, और इसके लिए क्या जरूरी है, प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाना। अब आप सोच के देखिए प्राइवेट कंजम्पशन कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है पिछले 2-3 वर्षों में, स्पेशली कोविड के समय से अगर आप देखोगे, सरकार ने सप्लाई साइड के ऊपर काफी फोकस किया है कि यहां पर सप्लाई कैसे और ज्यादा बढ़ाई जाए, लेकिन जब तक उसको कोई कंज्यूम नहीं करेगा उस सप्लाई का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए कंजम्पशन तभी बढ़ेगा जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। और लोगों के हाथ में कैसे ज्यादा पैसे बच सकते हैं, जब यहां पर स्पेशली जब हम सैलरीड क्लास की बात करते हैं उनको ऊपर उतना टैक्स ना लगाया जाए, सरकार टैक्स के अंदर एक बड़ा चेंज किया जाए। तो इस बार मिडिल क्लास और जो सैलरीड क्लास है, जो आम आदमी है, वो कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि सरकार यहां पर बजट में जो टैक्स स्लैब है, टैक्स के अंदर काफी बड़ा बदलाव कर सकती है और थोड़ा रिफॉर्म ला सकती है, कुछ ट्रांसपेरेंसी ला सकती है। अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि जिस तरह का इन्फ्लेशन इस समय चल रहा है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाया था कि देश के अंदर ओवरऑल इन्फ्लेशन तो चलो ठीक है 5% के आसपास है, कंट्रोल में है, लेकिन अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखोगे वो करीब 9%, 10% तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा बड़ा हिस्सा खाने के ऊपर जाता है और फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहा तो लोगों के पास पैसे उतने बचेंगे नहीं और हम खर्च नहीं कर पाएंगे, और खर्च नहीं करेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ नहीं पाएगी। तो इसलिए यहां पर क्या है कि टैक्स के अंदर बदलाव हो। अब सबसे पहली चीज क्या बोली जा रही है कि टैक्स के अंदर क्या बदलाव हो सकता है, जाहिर सी बात है टैक्स स्लैब अगर उसमें सरकार चेंज करे तो उसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो देखिए यहां पर जब हम टैक्स स्लैब की बात करते हैं, देखिए अभी इस समय प्रेजेंट में इकोनॉमी के अंदर आप देखोगे तो सरकार 2 प्रकार के टैक्स स्लैब ला रखी है। 2021 के पहले एक ही चलता था जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम, यहां पर आप राइट साइड में देख सकते हो। उसके बाद सरकार ने ऑप्शन दे दिया कि जो भी लोग नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना चाहते हैं वहां पर जा सकते हैं, जिनको पहले वाले ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है वो ऑटोमेटिक वहां पर चले जाएं। और देखिए अगर आप अपने आप चूज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आप न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाओगे। ये ध्यान रखना है, आपको बताना पड़ेगा सरकार को कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहता हूं क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब इसमें क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो और अगर आपकी 5 लाख रुपए तक इनकम है तब तो यहां पर आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है और अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि जब यहां पर 7 लाख तक इनकम है और कोई भी टैक्स पे नहीं करना है तो सभी लोग इसमें जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या है कि सरकार ओल्ड टैक्स वाले रिजीम में बहुत सारे फायदे देती है जिसको हम डिडक्शंस कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, आपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया, आपने एनपीएस के अंदर निवेश किया, तो वो सब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सरकार उस वाले इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि अगर आपकी इनकम 8 लाख भी है तो भी आपको हो सकता है 0 टैक्स पे करना पड़े ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। लेकिन नए वाले टैक्स रिजीम में सरकार ने क्या किया, इस तरह के जो डिडक्शंस वगैरह हैं वो हटा दिया। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर आप छोड़ दो तो वो बाकी के जो डिडक्शंस होते थे वो यहां पर सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हटा दिया। मतलब 7 लाख रुपए तक की अगर आप इनकम है, मतलब 7.5 लाख भी कह सकते हैं, तब आपको यहां पर कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी इनकम उससे ऊपर जाती है तो यहां पर देखिए आपका जो टैक्स है वो 3 लाख रुपए से ही लगना स्टार्ट हो जाता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है। जैसे मान लो अगर किसी की इनकम 10 लाख रुपए तो 10 लाख वाले में आप देखिए लिखा हुआ है 15% टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर 15%, मतलब आपको 1.5 लाख पे करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें स्लैब लिखा हुआ है, मतलब 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक के में 5% टैक्स, मतलब वो जो 3 लाख रुपए है उसका 5% टैक्स लगेगा। फिर 6 से 9 लाख वाला 10% लगेगा और 9 से 10 लाख वाला 15% टैक्स लगेगा, और वो सब ऐड हो जाएंगे। तो जितना टैक्स बनता है, मतलब इस तरह से चलती हैं चीजें। अब देखो यहां पर बदलाव क्या हो सकता है। एक तो बदलाव यहां पर यह बोला जा रहा है कि ये जो ओवरऑल, जैसे मान लो नए वाले टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इसमें मोस्ट प्रॉब्ली सरकार ये कर सकती है, इसको 9 लाख कर सकती है या फिर 10 लाख तक कर सकती है। इनफैक्ट ज्यादातर माना जा रहा है कि हो सकता है सरकार कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए कर दे। मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे ना करना पड़े। तो जाहिर सी बात है उन लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे और हमारी जीडीपी को बूस्ट मिल सकता है। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि सरकार जो टैक्स रेट लगाती है, जैसे 5%, 10%, 15%,
30% मतलब 15 लाख से ऊपर वाले इनकम पर 30% टैक्स लगता है, और पुराने वाले स्लैब में आप देखोगे तो 10 लाख रुपए के ऊपर वाले इनकम पर 30% टैक्स लगता है। तो मे भी यहां पर एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इसको बढ़ाकर 20 लाख कर देना चाहिए। मतलब अगर आपकी इनकम 20 लाख से ऊपर वाली है तो उस वाले इनकम पर आपका 30% लगना चाहिए। तो अगेन यहां पर लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे। अब देखना होगा कि सरकार यहां पर किस तरह से बदलाव करती है, लेकिन ये बहुत हाई चांसेस है इस बार कि टैक्स स्लैब के अंदर एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। फिर दूसरा यहां पर इनकम टैक्स में एक देखिए एक होता है, एक बड़ा कंपोनेंट होता है, उसको हम कहते हैं एचआरए, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। ये बेसिकली जो सैलरीड क्लास है, जो जिनको सैलरी मिलती है, जो लोग काम पर जाते हैं सैलरी मिलती है, उनको यहां पर हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉयर्स के द्वारा। अब इसमें होता क्या है, जैसे आप स्पेशली बड़े शहरों में रह रहे हैं तो आपको पता है रेंट वगैरह बहुत महंगा पड़ता है घरों में रहना। तो जो पैसा आप रेंट पर खर्च कर रहे हो, आपको क्या उसके ऊपर टैक्स देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों आप टैक्स दोगे? आपका तो पूरा खर्चा हो गया ना रेंट में। तो यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें, अभी जो करंट फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है कि आपका बेसिक सैलरी क्या है, इंडिविजुअल कहां पर आप रहते हो, लोकेशन क्या है, तो उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। करंटली मैं आपको बता दूं, अगर आप इन 4 बड़े शहरों में हो, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, तो आप एलिजिबल हो 50% ऑफ सैलरी बेसिस। मतलब कि आपका जो एचआरए है वो 50%, मतलब आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 50% के ऊपर, मतलब 50% जो है आपका हाउस रेंट अलाउंस में एक्स्ट्रा दिया जाता है कई बार एम्प्लॉयर्स के द्वारा, तो उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या है ना कि सिर्फ ये 4 ही शहरों को कंसीडर किया जा रहा है, बाकी शहरों में सिर्फ 40% का ही यहां पर एचआरए देती है सरकार। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो और भी कई बड़े शहर हो चुके हैं आज के डेट में, जैसे बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया। वहां पर भी हो सकता है कि सरकार 40% ना देकर इसको 50% कर दे। मतलब कि आपको जो पैसा मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो आप रेंट में दे रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिंपल अर्थ ये हो गया इसका। तो एचआरए जो है आपका, उसमें हाइक किया जा सकता है। लेट्स सी इस बार होता है कि नहीं। और लास्ट में जाने से पहले एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि यहां पर जो थ्रेशोल्ड है फॉर सेक्शन 80 टीटीए, देखो मैं आपको सिंपल से बताता हूं। जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं। अब आप कई तरह से सेव करते हो, जैसे नॉर्मली बैंक अकाउंट में आपने डाल दिया तो उसमें जो सेविंग्स इंटरेस्ट रेट है 3% 4%, वो आपको मिल जाता है। फिर इसके अलावा टर्म डिपॉजिट लोग करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, इस तरह की चीजें करते हैं। तो यहां पर क्या है कि अब यह बोला जा रहा है कि जो इंडिविजुअल्स इस तरह के डिपॉजिट करते हैं, पैसा डालते हैं उसमें, और जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, कहीं ना कहीं सरकार को उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अभी क्या उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो यह बोला जा रहा है कि सरकार उसके ऊपर टैक्स हटा सकती है। तो देखना होगा सरकार टैक्स हटाती है कि नहीं। और यह सब कुछ आएगा सेक्शन 80 टीटीए के अंदर। और इसमें अभी के लिए क्या है, थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है सिर्फ 10,000 का, मतलब आप 10,000 तक का ही फायदा उठा सकते हो। तो इसको भी बढ़ाकर 50,000 करने की मांग कही जा रही है कि जो लोग यहां पर फिक्स डिपॉजिट में, सेविंग्स अकाउंट में, इस तरह का जो सेविंग्स करते हैं, उनको एनकरेजमेंट मिले, लोग पैसा अपना थोड़ा सेव भी करें, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स सी इसमें ये वाली चीजें भी इनकॉर्पोरेट की जाती हैं कि नहीं इस बार के बजट में। बट अभी मैं अगले 2-3 दिन में कई सारे वीडियोस लाऊंगा बजट से रिलेटेड, और एक तरह से बिगुल बज चुका है बजट का। 23 जुलाई का इंतजार है किस तरह का बजट पेश होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो टैक्स है वो पेपर टैक्सेस के अंदर में नहीं आता है? आपको ये बताना है। क्या आपको पता है ये कॉन्सेप्ट पेपर टैक्स क्या होता है? तो कौन सा पेपर टैक्स के अंदर नहीं आता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।